हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपकी भाषा संस्कृत के बारे में। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है, जो आपका दिसंबर जनवरी में होगा, उसमें जो आपकी संस्कृत आती है वो आती है आपकी 30 नंबर की। 30 नंबर में से आपकी जो संस्कृत होती है, 15 नंबर में तो आ जाता है आपके गद्यांश और काव्यांश, और बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी संस्कृत की पेडागोजी। अब देखिए, पेडागोजी का आप लोगों के लिए क्या काम करना है। जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 5 से 6 वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए। उसमें आपकी ऑलमोस्ट पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने 5 से 6 वीडियो देख ली तो 15 में से आप लोग 10 तक का आसानी से स्कोर लेकर आ जाओगे, क्योंकि आसान पेडागोजी होती है। जो हिंदी में चीजें आपको बता रहा हूं, सेम आपको संस्कृत में भी पढ़नी है। तो ये 5 से 6 वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पेडागोजी को लगभग पूरी कंप्लीट करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे भी सब्जेक्ट आपके कराने हैं, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट आपके बचता है, बहुत सिलेबस बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करानी है आपकी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि संस्कृत की जो बाकी की क्लास है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर, जो आप अपने नोट्स देते हो, जो सीटेट वाले सीटेट के नोट्स लेते हैं, यूपीटेट वाले यूपीटेट के नोट्स लेते हैं, कि सर क्या इसके अंदर संस्कृत भी दी है। बिल्कुल भाई, मैंने आपसे कहा ना, इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट के आपके 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, पेपर सेकंड के भी आपको मिलते हैं, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो। उसके अलावा आपकी तीनों भाषा मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये भी मिलती है। ठीक है, तो कंप्लीट है आपके। ठीक है, तो आप कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आज की वीडियो के अंदर बता दिया। क्योंकि सीटेट के अंदर आती है आपकी संस्कृत के अंदर आपकी पेडागोजी, और यूपीटेट के अंदर आती है आपकी ग्रामर। गद्यांश और काव्यांश तो मिल ही जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर ये अंतर रहता है। ठीक है, तो ये पेडागोजी को कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं आपके बाकी के चैप्टर कराऊंगा, जैसे ग्रामर कराऊंगा या कुछ और कराऊंगा, क्योंकि मुझे अभी आपका बहुत सा सिलेबस कंप्लीट कराना है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। ठीक, उसके साथ आप लोग भी आज के क्वेश्चन के साथ साथ एक तो इन क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, इनको बिल्कुल भी रटना मत, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो एक तो इनको समझना, और साथ के साथ आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना, देखना कितना आपका स्कोर हुआ है आज की वीडियो के अंदर। ठीक, और बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छाट छाट कर मैंने लिए, और मोस्टली वो लिए जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चोम्स्की मतानुसारम मनुष्य है जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेसु उत्पद्यते। देखिए, यहां पर बात हो रही है नोम चोम्स्की की बात हो रही है। ठीक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, नोम चोम्स्की जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात हो रही है चोम्स्की के अनुसार जो मनुष्य होता है वो जन्म से ही भाषा को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसमें उसमें तो इससे उनमें क्या उत्पन्न होती है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नोम चोम्स्की के बारे में, जो पेपर से संबंधित बातें हैं। देखिए, नोम चोम्स्की बोलते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्म से किसी भाषा को सीख जाते हैं। भाई, जैसे मैं अभी भाषा बोल रहा हूँ, मेरी जैसे अभी जो मेरी भाषा है वो मेरी हिंदी, आप लोगों की भी जैसे हिंदी भाषा होगी, तो इसको हम लोग जन्मजात अपने जन्म के बाद अपने आप ही सीख गए। जैसे हमारे घर परिवार में ये भाषा बोली जाती थी, मम्मी पापा बहन भाई बोलते थे, ऐसे उनको अनुकरण करके कॉपी करके हम इस भाषा को सीख गए। तो जन्म से ही सीख गए, इसको सीखने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी? किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। यही बात बोलते थे नोम चोम्स्की। इन्होंने कहा बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। आप लोग इसको लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा चुका है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, ये डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से बच्चा भाषा को सीख लेता है। बच्चे के दिमाग में पहले से ही व्याकरण के नियम विद्यमान होते हैं, पहले से ही व्याकरण का ज्ञान उसको होता है, तभी तो जन्म से ही किसी भाषा को सीख लेता है। तो आंसर इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साधारण व्याकरण, यानी सार्वभौमिक व्याकरण के भी नाम से भी जाना जाता है, कि व्याकरण के सभी नियम उसके अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो नोम चोम्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या थी? इन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है जन्मजात होती है, और भाषा को सीखने के लिए आपके यंत्र के बारे में बताया था, और व्याकरण के नियम उसके अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, पहले से होते हैं। तो साधारण व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर यूनिवर्सल ग्रामर, जहां भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए समझ जाना आपका नोम चोम्स्की आपका आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लगभग हमेशा ही एक नंबर का जरूर आता है सीटेट के एग्जाम में, और दोनों लैंग्वेज में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला ही क्वेश्चन उसी की तरह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका बहुभाषिकता, 1 से 2 नंबर तक का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बेसिकली बहुभाषिकता क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जहां पर एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। जैसे जो हमारा देश हो गया, जैसे मान लीजिए, या क्लासरूम होगी, तो उसके अंदर आपको अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे मिलेंगे। भाई, कोई बच्चा जो हिंदी बोलता होगा, कोई बच्चा पंजाबी बोलता होगा, कोई कुछ और भाषा बोलता होगा। तो क्लासरूम के अंदर अलग अलग भाषाएं वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा भाषा वाले, तो यही मतलब होता है बहुभाषिकता का। अब देखिए, बहुभाषिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग जानिए जो होते हैं।
ये भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है ये वाली चीज। भाई क्लासरूम के अंदर मान लीजिए जो हिंदी बोलता है वो पंजाबी वाले बच्चे से सीखेगा, पंजाबी वाला हिंदी वाले से कुछ सीखेगा, दोनों की संस्कृति का आदान प्रदान ये लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होती है, भाषा अधिगम में किसी भाषा को सीखने के एक महत्वपूर्ण संसाधन का एक काम करता है, जो बहुभाषिकता होती है, ठीक है। उसके अलावा इसको कभी भी समस्या नहीं माना जा सकता, भाषा अधिगम में इसको समस्या नहीं माना जा सकता, ना ही इसको कभी बाधा माना जा सकता और ना ही प्रमादकारी होता है। प्रमादकारी का मतलब ना ही ये इरिटेट होता है। क्या होता है, इरिटेट, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि बहुभाषिकता को हमेशा आपको एक संसाधन के रूप में मानना है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, विविधता में एकता देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बहुभाषिकता भी है जो क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, अलग अलग राज्य के बच्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अपने स्टेट के अंदर लग गए तब भी भाषा का काफी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपका, मुक्त प्रश्न नाम प्रमुख विशेषता वर्तते। यहां पर बेसिकली बात हो रही है मुक्त प्रश्नों की क्या विशेषता होती है। देखिए दो तरीके के प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं आपके बंद अंत वाले प्रश्न और एक होते हैं आपके मुक्त प्रश्न। देखिए बंद अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर, जिन प्रश्नों का आंसर केवल एक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपका नाम क्या है, जैसे मुझसे पूछोगे मेरा नाम क्या है, तो मैं सीधा बता दूंगा मेरा नाम है सचिन। भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सीधा सा आंसर बता दिया। क्या आप पागल हो, आप कहोगे नहीं सर, नहीं, सीधा एक में आंसर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न, यानी सिर्फ एक आंसर होगा। जो आप लोग अपने एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके अंदर क्या लगाते हो, आप सिर्फ एक आंसर लगाते हो। ये बंद अंत वाले प्रश्न है जिसमें किसी प्रश्न का सिर्फ एक आंसर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मुक्त अंतर वाले प्रश्न, इसमें किसी प्रश्न के एक से ज्यादा समाधान होते हैं। वो कैसे, अगर मैं कहूं कि भाई सचिन के बारे में चीजें बताओ, तो आप लोग बता दोगे कि सर सचिन सर हमें यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, ठीक है, सचिन सर गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, और 2-4 चीजें बता दोगे। अगर आपको पता होगी नई दिल्ली के बारे में आप लोग बता दोगे, ठीक। तो आप लोग समझे बंद अंतर वाले प्रश्न और मुक्त अंतर वाले प्रश्न। तो जो मुक्त अंतर वाला प्रश्न होता है, जो उसकी प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है, थर्ड वाला ऑप्शन, कि विभिन्न प्रकार व्याख्यानांते अवसर है दिए, कि विभिन्न प्रकार की व्याख्या के अवसर दिए जाते हैं मुक्त अंतर वाले प्रश्न में। जैसे मैंने कहा भाई मेरे बारे में बताओ, ठीक है, अलग अलग व्याख्या आप लोग दे दोगे, नई दिल्ली के बारे में अलग अलग व्याख्या आप लोग दे दोगे। तो विभिन्न प्रकार की व्याख्या के अवसर दिए जाते हैं मुक्त अंतर वाले प्रश्न में। आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, या चाहे आपका सीडीपी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, एक नंबर मेरी तरफ से लिख लो जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ ये क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो, ठीक है। अब देखिए आपको 2 चीजें जानना जरूरी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बताता हूं। उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है। देखिए 2 चीजें होती है, एक तो होता है आपका निदानात्मक, एक होता है आपका निदानात्मक और एक होता है आपका उपचारात्मक। देखिए सबसे पहली चीज होती है निदानात्मक। निदानात्मक में क्या होता है, किसी भी समस्या की पहचान की जाती है। कोई भी समस्या होगी तो समस्या की पहचान की जाती है निदानात्मक के अंदर। जैसे डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले रोगी को क्या करता है, उसको डायग्नोस करता है। उसका क्या काम करता है, निदान करता है, समस्या की पहचान करता है कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब रोगी अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसकी समस्या का पता लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर उसका उपचार करता है। अच्छा तुमको ये वाली प्रॉब्लम है तो ये वाली दवाई लो, ये वाला इंजेक्शन लो। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहला होता है निदान। सबसे पहले समस्या की पहचान करो। जब समस्या की पहचान हो जाएगी देन उसके बाद उसका क्या काम करो, उसका उपचार करो। आप लोग शिक्षण अधिगम सामग्रियों का यूज करो, अलग अलग शिक्षण विधियों का यूज करो। जो अधिगम होता है उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, रुचिकर बनाओ, तो फिर आप उपचारात्मक शिक्षण आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का अभिप्राय पूछा है, इसका क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन क्या है, छात्रा नाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, कि छात्रों का नियमित रूप से परीक्षण लेते जाओ, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, छात्रा है किमर्थम अवगंतुम असमर्था, कि छात्रों को जिस भी सब्जेक्ट में या जिस अर्थ को समझने में असमर्थता पैदा हो रही है, असमर्थ्य चा दूरी कर्तु के उपाया इत्यर्थ करनिया है प्रयासा। बिल्कुल सही बात हो जाएगी भाई आपका। जो भी असमर्थता उसको बच्चे को होती है किसी अर्थ को समझने में, तो उस असमर्थता को दूर करने का उपाय किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। भाई समस्या की पहचान हो गई कि उसको किसके अंदर असमर्थता फील हो रही है, असमर्थता फील होने के बाद देन उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। यही बात मैंने आपको समझाई है, तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक।
चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यनेन का अभिप्राय है। बाल केंद्रित कक्षा या फिर छात्र केंद्रित कक्षा, इसका अभिप्राय पूछा है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? सक्रिय छात्र है, निश्चय अध्यापक। देखो छात्र को तो सक्रिय बना दिया और अध्यापक को निष्क्रिय बना दिया, नहीं, हमें दोनों को ही सक्रिय बनाना पड़ेगा। अगर अध्यापक निष्क्रिय हो गया, सही तरीके से आपको समझा नहीं रहा है, ठीक है, और ना ही उसका मन है पढ़ाने में, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। तो छात्र केंद्रित कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें जितनी भी शिक्षण की चीजें होती है, जितनी भी प्रणाली होती है जो यूज में लाई जाती है शिक्षण में, वो छात्र के लिए होती है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज कौन होती है? छात्र। हर किसी के सेंटर में छात्र रहेगा, अगर उसके लिए उपयोगी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं, ठीक है। तो इसमें अध्यापक को सक्रिय बनना पड़ेगा, ना कि निष्क्रिय। तो पहला ऑप्शन तो आपका होने सरा। अगला ऑप्शन है छात्रा है कक्षाया है केंद्र उपविशन्ति, कि जो बच्चे हैं उनको कक्षा के केंद्र में बैठा दो। इस ये मतलब थोड़ी होता है कि बच्चों को क्लासरूम के केंद्र में बैठा दो, ये हो गई आपकी छात्र केंद्रित कक्षा, ये भी नहीं होता। अगला है अध्यापक से निर्देशानांतर गढ़ते, यही तो मैं समझ गया, अध्यापक के निर्देशन की जहां पर भी बात हो जाएगी। देखो एक बात आप लोग समझो, अभी आप लोग भावी अध्यापक हो, अध्यापक बने नहीं हो। जब आप लोग अध्यापक बन भी जाओगे ना, टीचर बन भी जाओगे, आप उसको निर्देश नहीं दे सकते बच्चों को। सबसे मेन चीज है, ये मान लीजिए सबसे ऊपर है बच्चा, बच्चों को आप निर्देश नहीं दे सकते किसी भी तरीके की। बच्चा जो चाहेगा वही होगा। अगर आपने इस कंसेप्ट के साथ तैयारी करी ना, आप पेडागोजी में कभी मात नहीं खाओगे। हमेशा सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है बच्चे को। अध्यापक निर्देश नहीं दे सकता बच्चे को, ठीक है, कि अन्य छात्रों के साथ पढ़ना शुरू कर दो, ये नहीं होगा आपका, ठीक। जो आपका ऑप्शन फोर्थ है, विभिन्न गतिविधि भी है छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। जिस भी ऑप्शन में आपको विभिन्न गतिविधि देखने को मिल जाए, चाहे आपका हिंदी और संस्कृत हो, आग बंद करके आंसर लगा देना, आपका हमेशा सही होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जब भी किसी शिक्षण जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को चीजें पढ़ाई जाती है, सबसे बेहतरीन तरीके से बच्चा सीखता है। जब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। जो चीजें सीखता है उसको लंबे समय तक वो याद कर पाता है। उसके अलावा उसका जो आत्मविश्वास होता है वो भी बढ़ता है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन प्रक्रिया को कराने के स्वरूप, ठीक। तो छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब आप लोग समझ गए कि ऐसी क्लासरूम जहां पर बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन की प्रक्रिया को कराया जाए। आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका अदस्नेसु कस्मिन विदो मातृभाषाया है व्यवधानम न अपेक्षते। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी विधि में जो मातृभाषा होती है उसका व्यवधान मतलब उसकी जरूरत नहीं होती है, ये पूछा है। चारों आपको ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं होती, ठीक। अब देखिए हिंदी वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैंने आपको चीजें डिटेल में बताई थी, तो मैंने आपको एक बताई थी प्रत्यक्ष विधि बताई थी, जिसका इंग्लिश में नाम आपको बताया था डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में पता क्या होता है, बच्चा किसी भी भाषा को डायरेक्ट सीख जाता है, किसी भी भाषा को डायरेक्ट सीख जाता है। और वो कैसे सीख जाता है? मान लीजिए छोटा बच्चा बोलता है, हिंदी भाषा बोलता है छोटा बच्चा, और ये हमारे इंडिया का बच्चा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी बच्चे को अमेरिका के अंदर भेज दिया, तो अमेरिका के अंदर कौन मिलेंगे? गोरे मिलेंगे। इनको खुद हिंदी नहीं आती, लेकिन बच्चा जब इनके साथ रहना सीख जाएगा, इनको कॉपी करना शुरू कर देगा, अनुकरण करना सीखेगा, तो इंग्लिश बोलना अपने आप ही सीख जाएगा। तो मातृभाषा की क्या जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे की मातृभाषा है हिंदी, अमेरिका वालों को, गोरों को खुद हिंदी नहीं आती, तो मातृभाषा की जरूरत पड़ी? भाई अगर मान लो इनको हिंदी आती होती तो ट्रांसलेट करके पढ़ाते, इनको खुद ही नहीं हिंदी आती, बच्चा सीधे सीख गया, तभी तो इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। बच्चा इंग्लिश को सीधे सीख गया, उनके साथ रहना जब उसने शुरू करा, उनकी भाषा को अनुकरण करना सीख गया, तो सीधे सीख गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। इस विधि में कभी भी मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। यहां तक आप लोग समझे, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस क्वेश्चन के आगे कम से कम 2 नंबर का पूछा जाएगा, एक नहीं कम से कम 2 नंबर का बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आपका उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं, बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए 4 तरीके के मैंने आपको कौशल बताए थे, वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल में बताई थी। उत्पादक कौशल की अगर मैं बात करूं, इसका दूसरा नाम लिख लो आप लोग, अभिव्यक्तात्मक कौशल। क्या नाम लिख लो? अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब देखो आपको क्लियर आ गया ना जो चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कितने कौशल बताए थे? मैंने आपको 4 कौशल बताए थे, 4 आप कौशल बताए थे, लेकिन मेन आपके कौन से थे? 2। एक तो होते हैं आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसको उत्पादात्मक कौशल बोलते हैं,
और एक होते हैं आपके गणनात्मक कौशल, एक होते हैं आपके गणनात्मक कौशल। इन दोनों के ही दो दो भाग होते हैं, तो टोटल मिला के 4 कौशल बन जाते हैं। देखिए, जो अव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, ये वो कौशल होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। वो कैसे प्रकट कर पाते हैं? जैसे आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रहा हूं, तो संस्कृत में आपको कैसे पढ़ा रहा हूं? मैं आपको बोलकर संस्कृत पढ़ा रहा हूं। तो पहला कौशल हो जाएगा आपका संभाषणम, यानी बोलना। जो बोलना कौशल होता है वो हो जाएगा आपका उत्पादक कौशल, अव्यक्तात्मक कौशल। बोलने के अलावा मैं क्या चीजें कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं, तो लेखन कौशल हो जाएगा आपका दूसरा क्या हो जाएगा? लेखन कौशल हो जाएगा। जब अपने विचारों को मैं बोलकर और लिखकर आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं, तो ये हो जाएंगे आपके अव्यक्तात्मक कौशल, जिनको कि उत्पादात्मक कौशल के नाम से जाना जाता है। तो 2 कौशल तो आपके ये हो गए। बच्चे कौन से 2 कौशल? अब बचे आपके गणनात्मक कौशल। जो 2 कौशल आपके बचे, जो मैं अपने विचार आप लोगों के सामने अव्यक्त कर रहा हूं बोलकर और लिखकर, आप लोग उन विचारों को ग्रहण कैसे कर रहे हो? बेसिकली इसका नाम ही है गणनात्मक कौशल। भाई आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका श्रवण कौशल, ठीक है। और इनके अलावा जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको आप लोग पढ़ रहे हो, ये हो जाएगा आपका पठन कौशल। तो फ्रेंड्स, ये 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है। तो ये 4 तरीके के कौशल होते हैं, और ये अव्यक्तात्मक कौशल और गणनात्मक कौशल के प्रकार ही होते हैं। तो अव्यक्तात्मक कौशल आप लोग समझ गए कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपने विचारों को अव्यक्त किया जाता है बोलकर और लिखकर, और गणनात्मक कौशल में जो विचारों को ग्रहण किया जाता है सुनकर और पढ़कर, ठीक। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के सामने। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया था, एक बार दोबारा भी आपको बता दिया है, हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 7वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये भाई साहब भी आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए, क्वेश्चन आपका भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति, कि भाषा अर्जन का संबंध किससे होता है? एक होता है आपका भाषा अर्जन, एक होता है आपका भाषा अधिगम। भाषा अधिगम बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, फिलहाल आप लोग जानिए सिर्फ भाषा अर्जन के बारे में। देखिए, जो भाषा अर्जन होती है, मैंने आपको क्या बताया था, भाषा अर्जन के अंदर किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। किसी भाषा को कैसे सीखा जाता है? प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। वो कैसे? सेम वही वाली बात जैसे चोम्स्की बोल रहे थे, जैसा मेरी भाषा हिंदी है या आप लोगों की जैसे भाषा हिंदी है, तो हिंदी की भाषा को हम लोग अपने आप ही सीख गए, प्राकृतिक रूप से सीख गए। क्या हिंदी को सीखने के लिए हमें किसी टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या किसी बुक की जरूरत पड़ी? नहीं। नियम की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। इस भाषा को हम अपने घर परिवार के अंदर, हमारे आस पड़ोस के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर ये भाषा बोली जाती थी, और वहां पर हमने क्या काम करना शुरू करा? वहां पर हमने अनुकरण करना शुरू करा। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे जैसे हमारे घर परिवार के अंदर भाषा बोली जाती थी, वैसे वैसे हम इसको कॉपी करते गए, अनुकरण करते गए, और अपने आप ही प्राकृतिक रूप से इस भाषा को सीख गए जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, ठीक। तो ये होता है आपका भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन का संबंध किससे होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए, इसके देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। कि व्याकरण संबंध, देखो पहले ही व्याकरण आ गया, व्याकरण का तो संबंध मिलने का ही नहीं इससे। यहां पर व्याकरण की जरूरत हो रही है? नहीं। अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, कॉपी करके सीखता है अपने घर परिवार के माध्यम से, तो व्याकरण की जरूरत तो इसके अंदर होनी से रही। इसका पढ़ते हैं, उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन कि भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिकरणम, बिल्कुल सही बात है इसके अंदर, कि जो भाषा का जो परिवेश निर्माण होता है उससे भाषा को सहज और एक तरीके से सरल रूप से सीखा जा सकता है, सरल रूप से उसको अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें परिवेश का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण होता है इस भाषा को सीखने के लिए। और जो भाषा अर्जन होती है, ये भाषा होती है, ये क्या होती है? एक तो आपकी सहज होती है, ये जो आपको लिखा हुआ है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है, और उसके अलावा सरल होती है, बड़ी आसानी से इसको सीखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये आप लोग समझ गए भाषा अर्जन के बारे में। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन आपका त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत। यहां पर बात हो रही है त्रिभाषा सूत्र के बारे में, आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंड किए थे, जो सुझाव दिए थे 3 भाषा सूत्र के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर 3 भाषा पढ़ानी चाहिए, स्कूल के अंदर 3 भाषा पढ़ानी चाहिए। वो कौन कौन सी भाषा है? अगर मान लीजिए हिंदी क्षेत्र है, हिंदी भाषा क्षेत्र है, हिंदी भाषा क्षेत्र कौन कौन से हो गए? जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या हो जाएगा? एक तो आपकी हिंदी हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी कोई भी आधुनिक भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो 3 भाषा पढ़ानी चाहिए आपको, यही बात बोली जाती है त्रिभाषा सूत्र के अंदर। लेकिन मान लीजिए गैर हिंदी क्षेत्र, हिंदी भाषा वाले क्षेत्र है, जैसे आप लोग साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, असम मेघालय जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे,
जो साउथ के राज्य होते हैं वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां पर उनकी क्या होगी पहली भाषा, वहां पर उनकी पहली भाषा उनकी मातृभाषा होगी, मातृभाषा के अलावा फिर उनकी हिंदी होगी और इंग्लिश, हिंदी के अलावा उनकी इंग्लिश होगी। ठीक है, तो ये 3 भाषा सूत्र ये बोलता है, त्रिभाषा सूत्र आपका ये बोलता है कि बच्चों को स्कूल के अंदर 3 भाषाओं के जरिए उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर जो प्रथम भाषा होती है, त्रिभाषा सूत्र के अंदर जो प्रथम भाषा होती है वो कौन सी होती है? आंग्ल भाषा नहीं हो सकती आपकी, आधुनिक भारतीय भाषा नहीं हो सकती, आधुनिक भारतीय भाषा पहली भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, मातृभाषा होगी। सबसे पहली कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा। अगर हिंदी वाले क्षेत्र का है तो मातृभाषा उसकी हिंदी हो जाएगी, और गैर हिंदी क्षेत्र वाले का है तो जहां पर भी उसकी जो मातृभाषा है वो हो जाएगी मातृभाषा, जिसको प्रांतीय भाषा के भी नाम से जाना जाता है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा आपकी मातृभाषा हो जाएगी। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप आप इसको कंसेप्ट को समझ गए कि स्कूल के अंदर जो 3 भाषाएं पढ़ानी चाहिए कौन कौन सी है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थ कस्योपरि बलम देयम, कि जो भाषा का निरंतर रूप से समग्र मूल्यांकन किया जाता है वो किस पर बल देता है, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं शुद्ध उच्चारण पर दिया जाता है, शुद्ध उच्चारण पर नहीं दिया जाता। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न संदर्भ में जब भाषा प्रयोग की बात आ जाएगी ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आंख बंद करके सही लगा देना, मेरे कहने से आपका ऑप्शन कभी गलत नहीं हो सकता। देखो यहां पर बात हो रही है भाषा का निरंतर रूप से, रेगुलर रूप से समग्र मूल्यांकन करना। ठीक है, आप लोग एक काम करो, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे बताता हूं, अगर मान लो आपको बच्चे की भाषा का मूल्यांकन करना है तो उसको एक भूमिका निर्वाह दे दो, रोल प्ले का काम करने को दे दो। कभी तो बच्चों को क्या बना दो कि भैया तुम सब्जी वाला बन जाओ। ठीक है, आप सब्जी वाला बन जाओ, बाकी के दूसरे बच्चों को ग्राहक बना दो जो सब्जी खरीदेंगे। कभी बच्चों को एंकर बना दो। इनके माध्यम से देखो कि बच्चा जो भाषा इनके अंदर यूज कर रहा है किस तरीके से बोल रहा है, शब्दों का उच्चारण किस तरीके से कर पा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग संदर्भ में भाषा प्रयोग की अगर बात आ जाएगी तो आंसर आपका हमेशा मूल्यांकन के अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और ये विभिन्न संदर्भेषु इतना पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, दोबारा से टैग वर्ड की एक और वीडियो में बनाऊंगा, पेडागोजी उन टैग वर्ड के माध्यम से लगभग खत्म करा देता हूं मैं, आपको पता भी होगा, तो दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, कुछ और नए टैग वर्ड भी डालूंगा वीडियो के अंदर। ठीक, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक भाषा है लिपि है वर्तते, इयम उक्ति है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ये बात बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको हिंदी वाली बात में क्लास में बताई थी। लिपि का मतलब क्या होता है? जो भाषा होती है, जो भाषा होती है उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है, जिन सिंबल का यूज किया जाता है भाषा को लिखने के लिए, उसको कहा जाता है लिपि। और बिना इन चिन्हों के, बिना इस लिपि के किसी भाषा को पढ़ा नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। तो ये क्या होती है? प्रत्येक भाषा की जो लिपि होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो लिपि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका कि प्रत्येक भाषा यह विशिष्ट ध्वनि है संरचना शब्दावली चा संति, कि मतलब प्रत्येक भाषा की जो विशिष्ट ध्वनि होती है और जो शब्दावली संरचना होती है, ठीक है, तो वो भाषा है एवं विधियम वेष्टियम सूचयति यत है। तो वो भाषा की जो विशेषता है, जो भाषा की विशेषता है, विशिष्टता है, ये क्या सूचित करती है वो आपको बतानी है। देख ले तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या है कि भाषा प्रजाति विशिष्टा वर्तते, भाषा की प्रजाति की विशिष्टता बताते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते भाई। प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनि और शब्दावली संरचना होती है। हर भाषा की अपनी जो क्या होती है, ध्वनि भी होती है और शब्दावली संरचना होती है, तो उसकी विशेषता पूछिए, प्रजाति की विशेषता नहीं पूछी। आगे देखते हैं अगला क्या है। भाषा यार्दछिकी वर्तते, यार्दछिकी का मतलब होता है एक तरीके से फ्रीडम, स्वतंत्रता, इसको आप लोग लिख सकते हो, इसका मीनिंग होता है ये। ठीक है, कि भाषा स्वतंत्र रूप से होती है, ये भी नहीं हो पाएगा। भाषा एक है कौशल विषय वर्तते, भाषा एक कौशल विषय के रूप में माना जाता है, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, भाषा एक व्यवस्था वर्तते, भाषा एक व्यवस्था के रूप में होती है। क्या होती है? भाषा एक व्यवस्था के रूप में होती है। देखिए अगर आप लोग किसी भाषा को सीखोगे तो उसको बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से सीखोगे। मान लीजिए आपको हिंदी सीखनी है तो का खा गा आपको सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को शब्द बनाना पड़ेगा, शब्द के बाद फिर आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज होती है। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन आपका कि भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य है का स्यात् है। ठीक, कि भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए
ऑप्शन है आपके विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलन, कि विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है उसका आकलन करो। बिल्कुल नहीं, बच्चे की उपलब्धियों का आकलन करना कभी भी भाषा मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है अधिगम्य त्रुटिनाम निरीक्षणम तथा नेनता परिष्करणम, बिल्कुल सही बात है। जो अधिगम्य होने वाली जो त्रुटियां है, त्रुटियां का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जो गलतियां होती है, जो एरर्स होते हैं, जो, ठीक है, तो अधिगम के अंदर यानी जब आप लोग किसी भाषा को सीख रहे हैं तो सीख रहे के अंदर जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, उनका निरीक्षण करो और निरीक्षण के बाद फिर उनका जो है परीक्षण करो। ये होता है भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। और देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, ये क्या होती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए, बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए। जब टीचर को यही नहीं पता चलेगा कि बच्चा क्या त्रुटि कर रहा है तो क्या वो उसका समाधान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो त्रुटियों का पता होना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनको हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अधिगम में होने वाली जो भी त्रुटियां हैं उनका निरीक्षण करो और निरीक्षण के बाद फिर उनका परीक्षण करो। ये होता है आपका भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शिक्षा अधिकार, शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार नियमानुसारम प्रत्येकम छात्रस्य अधिकार अस्ति, यहां पर बात हो रही है राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की। जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी फ्री और अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये वाली बात बोलता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक, 2009। तो इसके अनुसार प्रत्येक छात्र का क्या अधिकार होता है। पहला अधिकार तो ये होता है कि प्रत्येक छात्र को फ्री शिक्षा देनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा देना बहुत जरूरी है। पहला अधिकार तो आपका यही होता है। बाकी के ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते, क्या होते हैं, राजकीय भाषा माध्यमेन, राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से नहीं करा सकते, आधुनिक भाषा भारत के भाषा के माध्यम से नहीं करा सकते, मातृभाषा के माध्यम से उसको पढ़ाओ। किसके माध्यम से, मातृभाषा को माध्यम से पढ़ाओ। ये आपका राइट टू एजुकेशन बोलता है कि बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो वो उसकी मातृभाषा के अंदर आप लोग पढ़ाइए। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ना आंग्ल होगी, ना आधुनिक होगी, ना आपकी राजकीय भाषा हो जाएगी। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति है ऐसे लाभ है अस्ति, ठीक है, कि भाषा शिक्षण के अंदर जो आगमनात्मक पद्धति है उसका क्या लाभ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो, एक होती है आपकी आगमन पद्धति, एक होती है आपकी निगमनात्मक, एक होती है आपकी निगमनात्मक, ये दो होती है आपकी, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक। तो आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, इसमें बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं, इसमें बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण के बाद फिर बच्चों को नियम बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई भी उदाहरण बता दिया, पेड़ का बता दिया, पानी का बता दिया, और फिर बच्चों को नियम बता दो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी आगमनात्मक पद्धति। जो निगमनात्मक पद्धति होती है वो इसके सेम अपोजिट होते हैं। इसमें बच्चों को सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, इसमें पहले बच्चों को नियम बताएंगे और नियम बताने के बाद फिर उनको उदाहरण बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स आप सोल्व करते हो तो सबसे पहले आपको नियम पता होने चाहिए, तभी आप उसका आंसर सही कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण पद्धति होती है, आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। तो आगमनात्मक पद्धति का लाभ पूछा आपसे, आगमनात्मक पद्धति का बेसिकली लाभ क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा में अनुशासन की बात हो जाएगी, ऑप्शन को गलत कर देना, ये ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका, विद्यार्थी अल्पे एवं समय अधिकम पठितुम शक्नोति, बिल्कुल सही बात है भाई। आंसर आपका यही सही हो जाएगा कि जो विद्यार्थी होते हैं वो थोड़े या ज्यादा समय में पढ़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका 15 का नहीं, अभी नहीं, ये इतना नहीं लग रहा, थोड़े और ज्यादा समय में पढ़ने में सक्षम होते हैं, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अगला देखते हैं, विद्यार्थी भी है गृह कार्य करना से आवश्यकता नास्ती, जब भी बच्चे के गृह कार्य की बात आ जाएगी ऑप्शन आपका नेगेटिव ही होना है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर बात हो रही है आगमनात्मक पद्धति की, तो इसके अंदर तो पहले ही आपको उदाहरण दिए जाते हैं। विद्यार्थी रटना अभ्यास ना करवंती, कि विद्यार्थियों को रटने का अभ्यास ना करवा जाए, बिल्कुल आंसर आपका यही सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति का यही मकसद होता है कि जो बच्चा होता है उसको रटने का अभ्यास ना कराया जाए, बच्चों को क्या कराया जाए, समझ पर आधारित उसको चीजें पढ़ाई जाए। और देखो आपका जो सीटेट का भी क्वेश्चन होगा ना, अब आपके रटने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। और यही बात बोलता है एनसीएफ, यही वाली बात बोलता है, इस बार आपके एग्जाम में भी यही बात मिलेगी कि बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक है। तो रटने का अभ्यास उनको ना कराया जाए। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
सप्तम कक्षा है छात्र कथयति, कि सातवीं कक्षा का छात्र कहता है, देखते भाई क्या कहता है, यद सहाय तस्य मित्रेन सा शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवती। वो क्या काम कर रहा है, वो अपने मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या, कोई गेम है जो पजल वाला वो गेम होता है, वो खेल रहा है और उस खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह किंचित अधिक दक्ष येन कांडेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि है भवते। इसमें कह रहा है कि जो मतलब ये जो अनुभव कर रहा है इस खेल के माध्यम से, वो दक्ष यानी कुशल होता है, और क्या होता है, जिसके कारण उसका जो कौशल ज्ञान है, उसके कौशल ज्ञान होता है, उस कौशल ज्ञान में वृद्धि हो रही है जब वो इस गेम को खेल रहा है, शब्द वर्ग समस्या वाला, ये जो पजल वाला होता है। तो एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते। तो इसमें कौन सा शिक्षण मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, ये वाला आपका कंसेप्ट, ये आपका स्किनर से, प्याजी से, वाइगोत्स्की से, गार्डनर से। देखिए आंसर जो इसके अंदर सही हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका अंदर आंसर आपका वाइगोत्स्की सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया था, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के माध्यम से आपस में इंटरेक्ट करके परस्पर रूप से चीजों को सीख जाता है। तो जो सातवीं कक्षा का जो छात्र है वो अपने दोस्त के साथ क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है, और इसके माध्यम से क्या काम कर रहा है, उसके कौशल के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की आंसर आपका सही हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। आपके जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और आपका ये नोम चोम्स्की आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी भाषा के अंदर, हिंदी संस्कृत के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, विद्यालयम प्रति आगमनेन बाला है सौ मूल भाषाम कक्षायाम आन्यंती। अब देखो ये क्या कह रहा है कि विद्यालय के अंदर, जो स्कूल होता है उसके अंदर, विद्यालय के अंदर प्रतिदिन आने वाली, यहाँ पर बालिका की बात हो रही है, बाला ना, तो बालिका जब कक्षा के अंदर आती है तो क्या होती है, बहुभाषके देशे विद्यालयन तेसाम गृह भाषा है सम्मानम कर्ण्यम यतो ही। बेसिकली बोला है जब स्कूल के अंदर पहली बार कोई बालिका क्लास के अंदर एंट्री लेती है तो जो उसकी मूल भाषा होती है वो उसी में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है, अपनी मूल भाषा के अंदर प्रवेश करती है। बहुभाषिक देश है भाई हमारा जो भारत देश है, बहुभाषिक देश है, तो बहुभाषिक देश और जो विद्यालय होता है वो उसकी भाषा का क्या काम करता है, सम्मान करता है, उसकी भाषा का सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो पूछा है ऐसा क्यों किया जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, अगर आप लोग देखोगे इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, जब भी कोई बच्चा स्कूल के अंदर आएगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बच्चा कभी भी कोरे कागज के समान नहीं रहने का। कुछ आपको फैक्ट बताने, दो तीन चीज, कि बच्चा कभी भी कोरे कागज के समान नहीं रहेगा। बच्चा जब स्कूल के अंदर आएगा तो बच्चा स्कूल के अंदर अपनी मातृभाषा लेकर आता है, बच्चे स्कूल के अंदर अपने अनुभव लेकर आता है, और बच्चा स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ अपना ज्ञान लेकर आता है, भले ही वो कम क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर कोई बालिका, कोई बच्ची पहली बार स्कूल के अंदर आ रही है तो समझो वो अपनी मातृभाषा लेकर आ रही है, कुछ ना कुछ अनुभव लेकर आ रही है और कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लोग ऑप्शन सेकंड देखोगे कि तेसाम अभिज्ञानस्य इदम महत्वपूर्ण अड़गम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे उनकी पहचान का ये महत्वपूर्ण अंग होता है। तेसाम अभिज्ञानस्य इदम महत्वपूर्ण, कि उनकी पहचान का क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। वो जो अपनी मातृभाषा लेकर आएगी उस मातृभाषा के उससे उसकी पहचान होगी। ठीक है, तो आंसर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चों को आपको कोरे कागज नहीं मानना, हमेशा उसकी मातृभाषा को सम्मान देना है, उसके अनुभवों को आपको सम्मान देना है एक क्लास के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका अधिगम विकार से संबंधित। ट्रिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर देखिए ये आपका डिस्ग्राफिया, ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ, और ग्राफ पर हम लोग क्या काम करते हैं, ग्राफ पर हम लोग काम करते हैं लिखने का। तो लिखने से संबंधित जितने भी तरीके के विकार हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक बच्चा 100 को वाज लिखता है, उल्टा लिख देता है, बी को डी लिखता है, या लेखन के अंदर उसकी सफाई नहीं है, ठीक है, लेखन सही तरीके से नहीं कर पाता, तो लिखने से संबंधित जितने भी तरीके के विकार एक बच्चे के अंदर हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित। इसके अंदर ग्राफ आ रहा है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी आपके लेखन से संबंधित। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिखित भाषा या है, लिखित भाषा। ठीक है, लिखित हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनसीएफ 2000 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यन्ते। देखिए अब बात आ गई यहाँ पर एनसीएफ की बात आ गई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात आ गई। ठीक है, इसके अनुसार जो कल्पना होती है, जो चिंतन होती है और जो साक्षरता होती है, उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जन होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, वो बेसिकली ये वाली बात पूछी है। देखिए जो भी चिंतन होगा ना बच्चे का, मैंने क्या बताई, जब बच्चा स्कूल के अंदर सबसे पहले आता है
ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, बच्चे की मातृभाषा को लेकर आता है, और बच्चे की जो मातृभाषा होती है अगर उसके ज्यादा अवसर उसको दिए जाएंगे तो अवसर देने से बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जो बच्चा अपना चिंतन करेगा, जो बच्चा चिंतन करेगा, ठीक है, कल्पना करेगा बच्चा, और साक्षरता द्वारा जो ज्ञान अर्जन करेगा वो अपनी मातृभाषा में करेगा। तो आंसर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय अस्ति, रचनात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, रचनात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जहां पर शिक्षण को अलग अलग माध्यम से पढ़ाया जाए, रचनात्मक तरीकों के द्वारा बच्चों को चीजें सिखाई जाए और बच्चा भी अलग अलग तरीकों के माध्यम से चीजों को सीखे। जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं तो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग फोटो का इस्तेमाल करता हूं, कभी कभी अलग अलग एग्जाम्पल का आप लोगों के लिए यूज करता हूं, कभी वीडियो को बदल देता हूं, पढ़ाने की जो विद्या होती है। तो अलग अलग तरीके के माध्यम से मैं आप लोगों को शिक्षण देने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग बहुत जल्दी कम टाइम में चीजों को सीख सके और आपके दिमाग में आपके एग्जाम तक ये फिट रहे, ठीक है। तो रचनात्मक शिक्षण का बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि छात्रा स्वानुभव नु गुणम पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्य दिनाम व्याख्याम कुर्वन्ति। देखिए, इसका मतलब आपका यह है कि जो छात्र होता है वो खुद से स्वानुभव यानी अपने खुद के अनुभव के द्वारा क्या क्या होता है, जो पाठ से संबंधित जो शब्द हो जाता है या फिर पद हो जाता है और जो वाक्य होता है उनकी व्याख्या करते हैं रचनात्मक शिक्षण में अपने खुद के अनुभव द्वारा। देखो, बच्चा खुद के अनुभव द्वारा शब्द पद और वाक्य की क्या काम कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका रचनात्मक शिक्षण हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। और आपकी क्लास के अंदर आपका जो माहौल होना चाहिए वो रचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा अलग अलग माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे, 20 में से लगभग मान कर चलिए 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपकी पहली वीडियो कंप्लीट हो गई। 5 से 6 वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा, उसमें सीटेट की पेडागोजी आपकी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर जो आपके बाकी के सब्जेक्ट है, जो ग्रामर है, उनको कवर करा जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम को पास कर सके, चाहे सीटेट हो यूपीटेट हो। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।